हाथ और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आपको मौका मिले कभी, मौसम उचित हो और गर्मी का दिन तो उचित मौसम है, तो प्रातः काल जब अभी सूर्य न उगे हो और लालिमा भी छाने में जरा बाकी हो, थोड़ा हल्का अंधेरापन हो, छत पर जाएं, लेट जाएं और तारों को देखें और अधखुली आंखों से तारों पर मेडिटेट करें। धीरे धीरे सूर्य उगेंगे और तारे धीरे धीरे छिपना शुरू हो जाएंगे और सबसे अंत तक आपको दिखता रहेगा। यदि वहां आसपास बृहस्पति हो या शुक्र हो तो कहना ही क्या, लंबे समय तक दिखेंगे, फिर वो भी डूब जाएंगे। यानी कि बदले हुए परिस्थितियों को समझने के लिए इस तरह की मेडिटेशन की आवश्यकता है। यानी ओझल होते हुए तारे पर ध्यान, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इस बात को मैं इसलिए ला रहा हूं कि मेरे श्रोताओं में कुछ ऐसे भी हमारे भाई बंधु होंगे, भाई बहन होंगे जो अपनी 30s में होंगे, 20s में शायद ही कोई हो भी सकते हैं कि 28 साल के आप लेक्चरर हैं और सुन रहे हैं, आप 20s के लेट 20s में हैं, कुछ 30s में होंगे, कुछ 40s में होंगे, कुछ 50s में होंगे। मैं 50s के मध्य बिंदु पर खड़ा एक व्यक्ति हूं, 55 साल का, हो सकता है कुछ 60s में भी होंगे। लेकिन अपने अनुभव से मैं खास करके मुझसे जो युवा भाई बहन उनको बताना चाहूंगा कि जो 30s है ना, वो 20s से ज्यादा जल्दी से बीत जाता है और जो 40s है वो 30s से ज्यादा तेजी से बीतता है और जो 50s है यानी 50, 51, 52 जब शुरू हुआ, वो 40s से ज्यादा तेजी से बीतता है। ये आपके एक भाई का अनुभव मैं बता रहा हूं, जो मैं स्वयं अपनी अनुभव से बता रहा हूं कि जब मैं 30s में था और 30s खत्म होने वाला था तो ये लगा कि 30s में बड़ी जद्दोजहद थी, अपने कार्य में एस्टैब्लिश होना था, विवाह के बाद बच्चे का पालन लालन और स्कूल भेजना, ये सब बड़ा समय लगा। 40s में तो ऐसा है कि भाई कम काम रहेगा, अध्ययन रहेगा, अध्यापन रहेगा, लेखन रहेगा, समय बढ़िया से बीत जाएगा और लगेगा कि समय का धन मेरे पास है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बंधु, 40s 30 से जल्दी बीत गया। फिर मैं 50s में घुसा तो लगा कि 40s की जद्दोजहद थी, 50s में तो थोड़ी शांति रहेगी, लेकिन पता नहीं कब 50s में घुसा और कब 55 हो गया, 56वां में घुस गया। इसी अनुभव को शेयर करने के लिए मैंने इतने जो आपको जाल बुने। इस समय बहुत ही परिवर्तनशील है और समय बड़ा ही परिवर्तनशील है। ये ध्यान रखिएगा कि वक्ता के अलावे और सभी भाई बंधु जो हैं वो अपने को म्यूट कर देंगे, थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधान सा आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो समय का मर्म है, ये याद दिलाने की बात है और कोई भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो कोई क्लेम ही नहीं। इस समय बहुत ही कीमती है, अत्यंत कीमती है। देखिए याद दिलाते हैं, भर्तृहरि याद दिलाते हैं, का हाने समय च्युते। हानि किसको कहते हैं? समय के चूक जाने को ही हानि कहते हैं। दोहावली में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक। हम लोग अक्सर दिवाली में लाभ हानि शुभ लाभ सब लिखते हैं और हमारे जो बंधु अपनी व्यवसाय या दुकान चलाते हैं, शुभ लाभ, लाभ हानि, हानि तो नहीं लिखते लेकिन हानि का कंसेप्ट है। तो यहां कह रहे हैं तुलसीदास कि समय का सदुपयोग ही लाभ है और समय का चूक जाना ही हानि है। समय बहुत कीमती है, इसको आपने कई बार महसूस किया होगा। आप देखिए वर्ष की क्या कीमत है, कहते हैं कि वर्ष की क्या कीमत है, उससे पूछिए जो विद्यार्थी 1 साल का कोर्स वो कर रहा था और उसमें फेल हो गया, यानी पूरी साल निकल गया। महीने की क्या कीमत है, ये उस मां से पूछिए जो ये सोच रही थी कि बच्चा पूरी तरह से गर्भ में पोषित होकर के, पुष्ट होकर के फिर दुनिया में आएगा, लेकिन 1 महीना पहले ही एक प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। कई बार ऐसा होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी में भी बच्चा बहुत स्वस्थ रहता है, लेकिन मां को ऐसा लगता है कि काश 1 महीना और मैं पाल लेती तो पूरा होता। तो महीने की कीमत उस मां से पूछिए, सप्ताह की कीमत पूछिए एक वीकली एडिटर से, क्या कीमत होती है, सप्ताह निकल गया और हमारा एडिशन नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से दिन की कीमत आप पूछिए, दिन की कीमत उनसे पूछिए जो डेली एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं। और मैंने कई बार एडिटर के साथ मुलाकात की है
मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैंने जिंदगी में किसी को पढ़ाया है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक को कभी भी क्लास में जाते समय ये नहीं सोचना चाहिए मेरे विचार से कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रही हूं। शिक्षक का सोचना यह होना चाहिए कि मैं कक्षा में जाकर के एक लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करने जा रही हूं, इसमें सभी कोई सीखेंगे, और अगर विद्यार्थी सीख लिया तो उसके लिए बोनस, लेकिन मैं तो सीख के ही लौटूंगा। मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन, कि तुम हमारे विद्यार्थी हो, लेकिन पहला विद्यार्थी तो मैं हूं इस कक्षा का, लेकिन मैं थोड़ा भाग्यशाली हूं तुमसे, मुझे यहाँ सीखने के लिए तनख्वाह मिलती है और तुम्हें यहाँ सीखने के लिए बड़ी मोटी रकम की फीस देनी पड़ती है। इसीलिए शिक्षक, हम लोग सब, ज्यादातर लोग शिक्षक यहाँ होंगे तो हम लोग भाग्यशाली लोगों में से हैं। तो ये देखिए कि दिन की कीमत उनसे पूछिए जो डेली न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, और घंटा की कीमत उनसे पूछिए जो एग्जामिनेशन लिख रहा है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन। कभी कभी कोई क्रूशियल एग्जामिनेशन होता है, जेईई आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई दे रहा है, या सीएटी कैट का एग्जामिनेशन वो आईआईएम या आप जैसे प्रेस्टिजियस एमबीए के इंस्टीट्यूट में जाने के लिए दे रहा है। तो घंटे की कीमत एक विद्यार्थी से पूछिए जो परीक्षा दे रहा है, और मिनट की कीमत उससे पूछिए जो कि 1 मिनट के लिए रेलगाड़ी छूट गई या हवाई जहाज छूट गया, या 1 मिनट के लिए शटर डाउन कर दिया और कहा कि आपको टिकट नहीं देंगे। मिनट की कीमत पूछिए, और सेकंड की कीमत उनसे पूछिए जो ओलंपिक में 4थे स्थान पर आ गए और ब्रॉन्ज भी फिसल गया। जरा सा सेकंड का फ्रैक्शन आगे बढ़ता मामला या कम समय लेते दौड़ने में तो आपको मिलता। तो समय की बड़ी कीमत है, ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि समय बड़ा कीमती है। और एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही सुनते आए, और कभी प्रवचनकर्ता को सुन लिया या किताब में पढ़ लिया, ऋषि मुनियों के वचन पढ़ लिए, और बार बार वो कहते रहे कि जीवन बड़ा कीमती है, भागा जा रहा है जी, इसका इस्तेमाल कर लो। तो 10 साल का था, 20 साल का था, 30 साल का था, तो इनके बातों पर हंसी आती थी। क्या कह रहे हैं कि समय भागा जा रहा है? कहां भागा जा रहा है, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा हूं। और कितना कीमती होगा, आज चूक गए तो कल कर लेंगे। लेकिन भाई एक 56 साल का आदमी बोल रहा है जो अब अपनी उम्र के पहाड़ के शिखर से अब नीचे उतर गया है, क्योंकि अगर हम शतायु भी रहेंगे, 100 साल भी जिएंगे, तो मेरा आधा से ज्यादा निकल गया है अगर शतायु भी जिए तब। और मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा लंबा जीना चाहता हूं, क्योंकि इसी जीवन में अपने 60s, 70s, 80s और 90s के अनुभव को लेना चाहता हूं, बिना शरीर में लिप्त हुए और इस जगत की माया में फंसे हुए। भाई मैं तो लंबा जीना चाहता हूं, ताकि सारे प्रकार के अनुभव से गुजर जाऊं, और फिर शायद ये इच्छा जागृत हो जाए कि कोई इच्छा ही न बचे फिर से जन्म लेने की। लेकिन इस जन्म में तो मैं लंबा जीना चाहता हूं। समय बहुत कीमती है, अब समझ में आ रहा है, और आप तो वचन जो ऋषियों के कहे गए अब समझ में आ रहा है। इसलिए अगर हमसे जो यंगर लोग सुन रहे हैं उन्हें अभी समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को इतने इस प्रकार से कहने वाला व्यक्ति ज्यादा नहीं मिला कि देखो भाई समय सचमुच कीमती है और निकला जा रहा है। लेकिन आप देख लें, समय निश्चित रूप से कीमती है, इसका उपयोग करें। अगली बात, समय का मर्म देखिए। समय का मर्म को जानने के लिए जानना होगा कि समय को हम नष्ट कैसे करते हैं, और इसके लिए एक शब्द संस्कृत में आया, उसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद में जीना यानी यूं ही नशे में जीना, हल्के हल्के नशे में जीना, आया और चला गया। कल मैं जब अपने इसी कमरे में आ रहा था ऑफिस के एमडीआई में, तो हमारे एक सहकर्मी मिल गए बहुत लंबे समय के बाद कॉरिडोर पर, और फिर उन्होंने मुझे नमस्कार किया, मेरी हाल पूछी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने उनकी हाल पूछी, वो हमारे सहकर्मी हैं, तो बोले कि सर क्या हाल ठीक रहेगा, सब चल रहा है, ऐसे ही कल चल रहा है। तो हमने पूछा क्या कोविड-19 आने के पहले बड़ा अच्छा समय चल रहा था आपका? बोले हाँ उसमें तो ठीक था। हमने कहा एक बात जान लीजिए, बड़े बेहोशी में जी रहे थे, क्या समय चल रहा था। और मैनेजमेंट के जो प्रोफेसर हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, उसमें भी तो हम चर्चा कर रहे थे, वुका वर्ल्ड, वुका वर्ल्ड, वुका कह के कितने पेपर छप गए, कितने कॉन्फ्रेंस हो गए, कितने विदेश के विजिट हो गए, कितने प्रोफेसरों के वुका वर्ल्ड कह करके। वुका मतलब वी फॉर वॉलेटिलिटी, यू फॉर अनसर्टेनिटी, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, ए फॉर एम्बिग्विटी। कोविड-19 आने के पहले हम सारे चीजों से जूझ रहे थे, अब हम सिर्फ बात बना रहे हैं कि हम बहुत फंस गए हैं। एक दो बातें यहां कह दूं कि कोविड-19 या कोरोना का जो समय आया है, चूंकि समय के मर्म पर चर्चा चल रही है,
तो कम से कम ये मत कहते फिरें कि बड़ा खराब समय आ गया। समय पहले भी कोई बहुत अच्छी तरह से हम बिता नहीं रहे थे, और समय इससे तो थोड़ा बेहतर था, लेकिन हम गाफिल थे, हम भूले बिसरे हुए थे। और ये समय खराब नहीं है, ये समय अलग तरह का है। इट इज अ डिफरेंट टाइम, इट इज अ डिफिकल्ट टाइम, बट इट इज नॉट अ बैड टाइम। क्योंकि बैड कहते कहते हम बैडनेस चारों तरफ फैला देते हैं और कई प्रकार के विषाद घिर जाते हैं। इसीलिए एक को मैं जैसे कहता हूं विजडम, सनलाइट विजडम, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, सभी लोग जागृत हैं। और एक होता है टॉर्च लाइट विजडम, जो सिर्फ 2 फीट आगे का रास्ता दिखाता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि अपने संस्थान को कैसे चलाएं अगले 3 महीने के बाद का प्लान क्लियर नहीं है, तो 3 दिन का प्लान कर लें, 1 दिन का प्लान कर लें, अगले 3 घंटे का प्लान कर लें। तो टॉर्च लाइट विजडम जो होता है, आप आगे चलते जाएंगे और आपको लाइट मिलती चली जाएगी। इसलिए कभी कभी सनलाइट विजडम से ज्यादा पावरफुल होता है टॉर्च लाइट विजडम, विशेष करके तब जब जीवन संकट के कालों से गुजरता है या पूरा समाज संकट के काल से गुजरता है, माने कठिन समय से गुजरता है। तो प्रमाद जो है, बहुत आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रमाद को ही मृत्यु कहा गया। प्रमाण देखिए, आध्यात्म उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, और आपकी जानकारी जी कुछ कहना है? सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज आप अपनी वीडियो बंद करके रखिए, बाकी लोग प्लीज। थैंक यू सो मच। माइक म्यूट पर रखिए, थैंक यू। माइक म्यूट पर रख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपकी अपनी अपनी इंटरनेट अगर स्ट्रांग है तो वीडियो को ऑन शायद रख सकते हैं, ये मेरा समझना है, लेकिन जैसा आपको उचित लगे। तो मृत्यु के कई डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन आया है, उसमें एक डेफिनेशन आया है अध्यात्म उपनिषद में, और मैं कह रहा था कि मेरी जानकारी में 241 उपनिषद उपलब्ध हैं, उसमें एक है अध्यात्म उपनिषद। उसमें कहा गया प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। क्योंकि प्रमाद में बिताया गया क्षण जो आपके जीवन में आया, उसका आना और ना आना सब बराबर। तो सिर्फ कैलेंडर के आधार पर हम 100 साल जिए, वैसे जीने से क्या लाभ? जो क्षण आया और उपयोग में लाया गया, वही क्षण जीवन में अगर जोड़ा जाए, उस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। यानी किया समय जो आया और जो नष्ट कर दिया गया, उसमें हम जिए ही नहीं, इसलिए प्रमाद को मृत्यु कहा गया। देखिए, आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में प्रमाद के बारे में कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने फिजिक्स के लॉ ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हुए कहा कि जिस प्रकार से एक गेंद जो नीचे जाते हुए सीढ़ी पर छोड़ दिया गया हो, वो प्रत्येक बार जब गिरता है तो और तेजी से गिरता है। इट्स रेट ऑफ फॉल कीप्स इंक्रीजिंग, क्योंकि वो एक्सेलरेशन होता है। सूत्र जो है वो ये है विवेक चूड़ामणि का, प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुकः सोपान पंक्तौ पतितौ यथा तथा। यानी कि प्रमाद में जीता हुआ व्यक्ति उसी प्रकार से पतित होने लगता है जिस प्रकार से एक कंदुक यानी गेंद नीचे जाते हुए सीढ़ी के पास जब छोड़ी जाती है, तो प्रत्येक बार गिरने के साथ इसके गिरने की गति और बढ़ती चली जाती है। इसीलिए प्रमाद के बारे में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आदि शंकराचार्य ने हमें चिताया है। प्रमाद के बारे में विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने एक समझिए एक फ्लो चार्ट दिया है कि प्रमाद से होता है क्या क्या। कहते हैं प्रमादो मोह ततो अहंधी ततो बंध ततो व्यथा। यानी कि जहां प्रमाद है, प्रमाद जो है मोह का कारण बन जाता है। प्रमाद मोह पैदा करता है, मोह से क्षुद्र अहंकार पैदा होता है, ततो अहंधी, और क्षुद्र अहंकार से ततो बंध, वहां बंधन पैदा होता है, और ततो बंध ततो व्यथा, जहां बंधन पैदा होता है। बंधन जो है मोक्ष का एंटीथेसिस है, और मोक्ष जो है वो बंधन का एंटीथेसिस है। इसलिए आप प्रोफेसर रहते हुए, डीन रहते हुए, वाइस चांसलर रहते हुए, डायरेक्टर रहते हुए, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए या तो बंधन में जी सकते हैं, या मोक्ष भी यही है, मोक्ष में जी सकते हैं। इसीलिए कितना सुंदर कहा कि प्रमाद से मोह का जन्म होता है, मोह से क्षुद्र अहंग का जन्म, क्षुद्र अहंग से बंधन का जन्म होता है, और बंधन से व्यथा का जन्म होता है। इसलिए अगर व्यथा को आमंत्रित करना हो तो प्रमाद में रमिए, यानी कि समय को नष्ट करिए। बहुत सुंदर व्याख्या विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य का किया गया है। और देखिए
एक और प्रमाद के बारे में बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। ये महाभारत में आता है, महाभारत शास्त्र में आता है। इसमें करीब 1,03,000 श्लोक हैं, वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें वेद व्यास कहते हैं, बड़ी सुंदर सूत्र है, देखिएगा कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिः च, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिः च यः द्वावेव सुख मेधेते दीर्घ सूत्रो विनश्यति। जो दीर्घ सूत्री होता है वो नष्ट को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सुख मेधेते, सुख में कौन रहता है? सुख में दो प्रकार का व्यक्ति रहता है। कभी नोट कर लीजिएगा, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति। अनागत विधाता उसको कहते हैं जो वर्तमान में ध्यान पूर्वक जीता है, लेकिन जीते जीते उसको ये समझ आने लगती है कि यदि मैं इसी प्रकार से चलता रहा तो ये रास्ता जाता कहां है। हम और आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स से भी डील करते हैं, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, या फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, या बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल कि इतनी तेजी से फेंका, इतनी एंगल से फेंका, तो भाई पक्का मैथमेटिक्स बता देगा कि कितनी दूर पर जाकर के पत्थर गिरेगा। इसी प्रकार से जरा आप सोचिए कि पिछले 1 साल से आप जिस प्रकार से कदम ताल करके जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस गली में चल रहे हैं, वो गली जा कहां रही है? कहीं ब्लाइंड एली की तरफ तो नहीं जा रही है कि जाके समाप्त हो जा रही है कहीं पर, या कहीं गड्ढे की तरफ तो नहीं जा रही है, या कहीं उपवन की तरफ तो नहीं जा रही है। इसीलिए अनागत विधाता का, देखिए कोई व्यक्ति ज्योतिष की यहां कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि अगर होश पूर्ण जिए तो पता चलने लगता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं या जा रही हूं, आखिर मोटा मोटी अंदाजा क्या है, पहुंचूंगा कहां। ऐसा जो विचार करता है वो सुख में जीता है, उसको अनागत विधाता कहते हैं। और दूसरा जो कहा गया शब्द जो है प्रत्युत्पन्न मति, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन पर जितना शोध भारत में हुआ, खास करके ध्यान के मार्ग से, उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और इंट्यूशन कुछ ऐसे मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे ज्ञान है जहां पर हम एम्पिरिकल स्टडी का थोड़ा प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एम्पिरिकल स्टडी और गिनती गिन करके कि इतने लोग इंट्यूटिव है इतने नहीं है, उससे बात समझ में नहीं आती। इंट्यूटिव जिसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, यानी कि प्रति उत्पन्न मति, क्योंकि समय कैसा आएगा अगला मिनट बिल्कुल पूरी तरह से पता नहीं, लेकिन जैसा आएगा उसको वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव। इसीलिए जो सही प्रकार का व्यक्ति होता है वो रिएक्शन की दुनिया से त्याग पत्र देकर के रिस्पॉन्स की दुनिया में नई सिटीजनशिप लेता है। एक सुंदर दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, वहां की नागरिकता लीजिए। वो दुनिया है रिस्पॉन्स की दुनिया, और एक दुनिया जहां सिर्फ अंधकार है, धुआं है, जहां सिर्फ जो है सिकुड़न है, वो रिएक्शन की दुनिया, वहां से त्याग पत्र दीजिए। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रत्युत्पन्नमति होता है, जैसा समय उसको देख करके विचार करके उसके साथ वो संघात करते हुए वो रिस्पॉन्स करता है। इसमें दो बातें यहां कहीं, दो शब्द कहे गए, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मति च यह। ये जो दो हैं सुख में देते, सुख में रहते हैं, दीर्घ सूत्रो विनश्यति, दीर्घ सूत्री का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रमाद का त्याग और प्रमाद की प्रकृति की चर्चा भी बड़ी गहन रूप से की गई है, और इस पर हमें विचार करते रहना चाहिए। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म के मर्म की तरफ चल रहे हैं। अगला गुण जो है कर्म का, ये समय का, कर्म का नहीं, हम लोग समय पर हैं कि समय का मर्म क्या है। जरा आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा और इस बात को गौर करिएगा। समय न किसी का मित्र होता है, और समय न किसी का शत्रु होता है। मैं जरा रिपीट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा गहन है। समय न किसी का मित्र होता है, न ही समय किसी का भी शत्रु होता है, तथापि एक व्यक्ति के जीवन में एक दिया गया समय या अनुकूल हो सकता है या प्रतिकूल हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। अब दो बातें बाहरी रूप से बड़ी असंगत सी दिख रही हैं कि जब समय ना मेरा शत्रु है ना मित्र है, तो मेरे लिए वो सहयोगी और असहयोगी कैसे हो सकता है। लेकिन
जो चीज साधारण विवेक से देखने पर बाहर से असंगत दिखती है, वही वस्तु या वही धारणा विवेक की गहराई से देखने से वो सारी असंगतियां दूर हो जाती हैं, उसमें संगति और तालमेल दिखने लग जाती है। देखिए, एक आता है रामचरितमानस का चौपाई, बहुत सुंदर है, उससे ये सिद्ध होगा। भानु कमल कुल पोषनिहारा, तुलसीदास जी लिखते हैं। रामचरितमानस मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि यही पहला शास्त्र है जो जीवन में मैंने थोड़ा उल्टाना पलटाना शुरू किया था। तुलसीदास जी कहते हैं, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस को जितना आप कम पढ़ें उतना ही आपको ये महसूस होगा कि ये हाड़ मांस का व्यक्ति लिख सकता है, और जितना ही आप ज्यादा पढ़ें उतना ही ये अविश्वास होने लगेगा आपको कि ये कोई हाड़ मांस का व्यक्ति लिख सकता है। चलिए, चौपाई है, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। भानु कमल कुल पोषनिहारा, कमल के कुलों का पोषण करने वाले सूर्य हैं। सूर्य उगते हैं, कमल खिल जाता है, तो कमल कुल पोषक भानु है। लेकिन बिनु जल जारी करई सोई छारा, लेकिन यदि कमल, उसका डंठल यदि समुचित रूप से जल में या पानी से भीगे हुए मिट्टी, जिसको कीचड़ कहते हैं, अगर वहां पर या तो मिट्टी की कमी हो या जल की कमी हो, तो यदि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कमल पर तो कमल जल जाएगा। बिनु जल जारी करई सोई छारा, उसे छारा मतलब कि वहां जला करके उसको भस्मीभूत सा कर देते हैं। यानी वही सूर्य जो कमल के कुल के पोषक हैं, वही उस कमल के जिसने अपने जड़ को ठीक से मिट्टी और जल में नहीं डुबा रखा है, उसी कमल को जला करके सूर्य राख कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि समय को दोष देने से पहले, यानी कमल जो है सूर्य को दोष दे कि तूने जला दिया, तो जरा पहले अपने जड़ पे देखे कि क्या हमने वहां मिट्टी और जल की व्यवस्था या कीचड़ की व्यवस्था, कीचड़ से सना हुआ, जल से सना हुआ मिट्टी जो कीचड़ है, जो बहुत उपयोगी है कमल के लिए, क्या हमने उसकी व्यवस्था की थी? थोड़ी अपनी व्यवस्था कर दीजिए तो समय प्रतिकूल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जब कर्म बढ़िया होने लगता है तो कर्म की छाया के रूप में भाग्य भी बनने लग जाता है, और कर्म करते करते हम भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। वैसे कभी मौका मिलेगा, आमने सामने होंगे तो मैं कहूंगा आपसे, क्योंकि मैं कभी कभी भाग्य पर भी कुछ विचार और चर्चा करता हूं, क्योंकि भाग्य शब्द से जो हमारा इंटेलिजेंसिया है वो जल्दी भाग जाता है और सोचता है कि भाग्य शब्द बोलने वाला दकियानूस है, लेकिन नहीं, भाग्य के कंसेप्ट का क्या यूज है मैनेजर के लिए, उसकी कभी बाद में कभी चिंतना करेंगे। और भविष्य का चिंतन, या जिसको हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, पूछिए किसी से, पूरे अधकचड़े मिजाज से कह देंगे यार ज्योतिष क्या होता है दकियानूसों का। अरे ज्योतिष भाई 6 वेदांगों में एक वेदांग है, बिना उसको पढ़े वेद आप नहीं समझ सकते। ज्योतिष यही कह रही है कि उचित समय का चुनाव करिए काम को करने के लिए, प्रातः काल है तो भजन कर लीजिए और संध्या काल है तो भजन कर लीजिए। तो इस तरह से हमें यह कहना है कि समय न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है, लेकिन समय अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन समय अनुकूल या प्रतिकूल होगा, उसके पीछे ये रहस्य है कि हमने समय को बनाने के लिए मिट्टी कैसी तैयार कर रखी है, हमने वातावरण कैसा तैयार कर रखा है, इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए, समय भी काफी निकलता जा रहा है और कुछ समय हम लोगों को चाहिए क्वेश्चन आंसर के लिए, और अंत करते हुए मैं यही कहूंगा कि समय के बारे में मैंने वो चर्चा नहीं की जो हम लोग जनरली एमडीपी में करते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम एट वर्क प्लेस, हाउ टू सेव 1 आवर एट वर्क प्लेस, विच वर्क टू बी डन अर्लियर देन अदर्स। लेकिन ये हर जगह कहा गया कि वैसे कार्य में कभी देरी नहीं करना चाहिए जिसको कहा गया कि लघु मूलम फलोदयम, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट करके ही ज्यादा लाभ हो, जहां इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हो। ऐसे कार्य को तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और तत्काल कर देना चाहिए। और यदि कई कार्य एक साथ करने हो तो जो कार्य ज्यादा लाभदायी है उस पर ज्यादा ध्यान रखते हुए
बाकी कार्य, छोटे छोटे कार्य को थोड़ा थोड़ा निपटाते रहना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कार्य पर ही पूरा ध्यान दे करके ज्यादा लाभ देने वाले कार्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, कभी कभी बहुत ही छोटा कार्य इतना क्रिटिकल हो जाता है कि जिसके बिना आगे गाड़ी चलेगी ही नहीं। एक दो बार हमने देखा है कि 2 बजे रात में कन्या का जब विवाह हो रहा है तो छोटी सी एक विशेष प्रकार की कोई अंगूठी या कुछ चीज चाहिए और वही नहीं मिल रहा है तो पूरा विवाह का कार्यक्रम रुका हुआ है। तो कहने का ये है कि कभी कभी एक बड़ा ही छोटा और कम फल देने वाला कार्य भी प्रायोरिटी में हो सकता है, उसका चुनाव आप कैसे करेंगे वो आप समझिए। और चूंकि समय का योग ही हमारा जीवन है, इसलिए समय का सदुपयोग जीवन का सदुपयोग है। इसलिए हम जैसे शिक्षकों को भी टाइम मैनेजमेंट जब चर्चा करें तो टाइम मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट से जोड़ दें। और ऐसी चर्चा वाल्मीकि ने अपने रामायण में की है कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का तो उन्होंने वहां नहीं किया उपयोग शब्द, लेकिन धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए, इन तीनों की पूर्ति के लिए लोग समय रोज दें। और धर्म अर्थ, धर्म काम और अर्थ काम, इसकी पूर्ति के लिए भी समय दें। और मैं एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा कि उपनिषद में मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है और यह भी चर्चा की गई है, कुछ लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगेगी कि यह चर्चा उपनिषद में है कि यदि इस जीवन के रहते सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, समझ में नहीं आया कि मैं क्यों आया, कौन हूं, कहां जा रहा हूं, तो समझिए यह जीवन व्यर्थ चला गया। यानी कि एक जागरूक मनुष्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस चारों पुरुषार्थ के लिए प्रतिदिन के आधार पर अपने समय को बांट करके चारों के प्रति वो उसका उपयोग करेगा। चलते चलते बिल्कुल अंत में कहना चाहूंगा, और क्योंकि ये सूत्र मुझे बड़ा प्यारा है कि दीर्घ सूत्रता, समय को टालना, देरी से काम करना, कहीं भी उसकी प्रशंसा नहीं की गई है। लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान कभी कभी उलट बांसी हो जाती है, और कबीर तो उलट बांसी में ही कहते हैं। महाभारत का एक सूत्र है जिसे मैं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन जरा सी मिस्टेक हुई समझने में तो गुड़ का गोबर हो सकता है, लेकिन चूंकि हम सब मैच्योर श्रोता हैं इसलिए कह रहा हूं। और इस सूत्र को मैं कदापि न कहता यदि मेरे श्रोता सारे के सारे 20 साल से कम उम्र के होते, क्योंकि वो गुड़ का गोबर कर सकते हैं। देखिए, महाभारत का सूत्र कहता है, जो दीर्घ सूत्रता के पक्ष में है, इन फेवर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कहता है रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। यानी देर से काम करने वाला प्रशंसा पाता है किन मामलों में? रागे दर्पे च माने च। एक मोह का बंधन सा पैदा हो रहा है और हमने इसको टाल दिया कि आज मोह नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, उसकी प्रशंसा होगी। तो राग के मामले में दीर्घ सूत्री बने। दर्पे, अचानक अहंकार आ गया, मैं कोई विशेष प्रकार का आदमी हूं, तो हम ये कहें कि नहीं, इसको धीरे धीरे कल ऐसा दर्प कर लेंगे, तो ऐसा चिरकारी प्रशंसा पाएगा। और माने, कई लोग, हम लोग जो है सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए जीते हैं। हमको कितना फूल माला पहनाया जी, कितनी बार हमको आपने आदर दिया जी। आदर मिले तो जरूर रखिए, लेकिन आदर का पीछा करता हुआ व्यक्ति बड़ा दरिद्र की तरह जीता है। इसलिए आदर मुझे आज न मिले कल मिले, ऐसा जो दीर्घ सूत्री होता है वो प्रशंसनीय है। और पाप कर्म के प्रति कोई लिप्सा हो गई कि कुछ कर दें और एक क्षणिक सुख मिल जाए, इसमें जो दीर्घ सूत्री होता है उसकी प्रशंसा होती है। और अप्रिय चैव कर्तव्य, कुछ अप्रिय करने की इच्छा हो जाए, किसी की टांग खींचने की इच्छा हो जाए और ये लगे आज नहीं कल खींच लेंगे, तो ऐसा जो चिरकारी, ऐसा जो दीर्घ सूत्री, वो प्रशंसा प्राप्त करता है। ये उलट बांसी की तरह है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि उलट बांसी शॉक ट्रीटमेंट देती है, और इसीलिए हमने इसको अंत में लाया। तो हम सब आज एक चर्चा के लिए जुटे, आपने समय दिया, समय भी बड़ी तेजी से निकल गया। समय का मर्म यही कह रहा था कि मुझे 5-10 मिनट पहले और रुकना चाहिए था, लेकिन कहना आसान होता है, करना कठिन है ना। तो इसीलिए अब मैं यहाँ समाप्त करता हूँ समय के मर्म पर अपनी छोटी सी चर्चा। शायद कुछ आपके लिए लाभकारी रहा होगा, वैसे सभी बातें आप जानते ही हैं। और अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसलिए मैं नतमस्तक होकर के आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी जो है, सभी श्रोता जितने भी हैं हमारे, आज बहुत ही उत्सुक हैं आपसे प्रश्न करने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल भिन्न था सारे जितने भी अब तक जितने भी वेबिनार, जितने भी सेशन हुए हैं। और आपने जिस तरह से चर्चा करी कई विषयों पर, जो विषय जो है मेरे अनुसार
आजकल की जो जनरेशन है वो शायद ही जो है इस पर गूढ़ रहस्यों पर या इन चीज़ों पर कुछ ध्यान देती होगी। और कुछ मेरे भी सवाल हैं जो, पर पहले मैं ये कुछ श्रोता हैं जो उनके सवाल में आपसे वर्णन करना चाहूँगा। गौरव गोयल हैं। गौरव गोयल पूछते हैं, व्यक्ति की सफलता एवं असफलता में समय के महत्व को कैसे वर्णन कर सकते हैं? गौरव जी का सवाल है। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि मैं उत्तर छोटे रखूंगा ताकि कुछ ज्यादा संख्या में प्रश्न आ सकें। जी और सर, जी। हर वक्ता चाहता है कि उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएं क्योंकि वो कुछ इंगित भी करता है। चलिए, तो सफलता और असफलता में समय का क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है कि सही समय पर किया गया कार्य ज्यादा फलदायी होता है, और अगर सही समय पर ना किया जाए तो कम फलदायी होता है। कहने का मतलब कि जैसे देखिए, 25 साल के पहले किया गया अध्ययन कैरियर के एक मार्ग को तय कर देता है, लेकिन वही अध्ययन जब 25 से 50 वर्ष की उम्र के बीच आप करेंगे तो हो सकता है आपको एक इंक्रीमेंट दे दे। मैं आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट। वही अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपको देखना है कि कौन सी चीजें हमें 15 साल से 25 साल के बीच में जान लेनी चाहिए, और उसको अगर 25 से 35 में जाना तो हानि तो कुछ नहीं होगी, लाभ ही होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा। यानी उचित समय पर किया गया कार्य। देखिए, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। यदि आपने ठीक ढंग से काम नहीं किया तो असफलता गारंटीड। अगर आपने बिल्कुल सही तरह से कार्य किया गया तो सफलता गारंटीड नहीं। यही जीवन का रहस्य है, कर्म और सफलता के बीच के संबंध का रहस्य है। वर्क इम्परफेक्टली डन, फेलियर गारंटेड। वर्क परफेक्टली डन, सक्सेस नॉट गारंटेड। इसी में जीवन का रहस्य और मजा छुपा हुआ है। तो इसीलिए आप सही समय पर कार्य करें। दूसरी बात, सफलता असफलता खास करके अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। लेकिन एक चीज जान लें कि संभावना को बढ़ाने की कोशिश करें कि जो उद्देश्य है वो आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो प्राप्त नहीं भी होगा, क्योंकि वो कुछ और विधान आपके लिए रच के रखा है। उसके लिए भी जगह बनाए रखिए। और मेरे ख्याल से अगर एक बड़े ऊंचे चेतना से देखा जाए, ऊंची चेतना से, तो असफलता कुछ होती ही नहीं है। मैं जरा जोर से चिल्ला के बोलूंगा, असफलता कुछ होती ही नहीं है। क्योंकि आप दूसरे अध्याय भगवत गीता के 40वें श्लोक की पहले पंक्ति की पहले अर्धाली जरा देखिएगा। उसमें लिखा है कि न इह अभिक्रम नाशः अस्ति नेहाभिक्रम नाशोस्ति। लिखा है उसमें ये कहा कि किसी भी क्रिया का प्रतिफल मिलना ही है, उसका नाश नहीं होता। हाँ, आप गोल के बारे में कहते हैं कि फला परीक्षा दी तो फला मार्क्स मिल जाए। अरे, फला परीक्षा दी, मार्क्स दो अगर नंबर कम भी मिल गए, लेकिन उसकी जानकारी क्या बिना फल दिए कभी जाएगी? इसीलिए खास करके यदि आप युवा हैं, या युवा तो सब हैं, मैं तो पहला युवा हूं इस सारे श्रोता और वक्ता की मंडली में तो असफलता कुछ होती ही नहीं है। कार्य का दिशा ठीक हो, कार्य की मंशा ठीक हो, आपका कार्य करने की क्षमता ठीक हो, तो जो भी फल मिलेगा एडिशन ही होगा, लाभ ही होगा, हानि क्या होगी? ठीक है, धन्यवाद सर। बलजीत सिंह है, इनका एक प्रश्न है। नमस्ते सर, यदि समय की डायमेंशंस हैं तो फिर टाइम में हम आगे पीछे क्यों नहीं जा सकते? मतलब कि टाइम ट्रेवल। सीधी सी बात है। देखिए, आगे पीछे अगर जा सकते होते, वैसे अभी भी एक फिजिक्स का रिसर्च कह रहा है कि 2036 में पूरा होगा, और फिर बिग बैंग पर एक और थ्योरी वो लाएंगे, और टाइम डायमेंशन के रहस्य को आइंस्टाइन के रिलेटिविटी से समझ करके वो कोशिश करेंगे जानने की कि समय के पीछे जा करके हम और क्या क्या सीख सकते हैं। हाँ, समय के पीछे तो हम जा सकते हैं ये जानने के लिए, फिजिक्स शायद जा सकता है। मेरे ख्याल से संस्कृत और फिलोसॉफी के अलावे अगर कोई तीसरा विषय है तो ईश्वर के निकटतम कहा जाए, मेरी छोटी सी जानकारी के हिसाब से, तो वो फिजिक्स है। फिजिक्स आपको भूतकाल में क्या हुआ, या केमिस्ट्री भी, हम भी तो कार्बन डेटिंग से निकाल लेते हैं ना क्या हुआ था,
तो समय के पीछे क्या हुआ इसका विश्लेषण तो कर सकते हैं। समय के पीछे हम जा सकते हैं, लेकिन समय के पीछे हम जी नहीं सकते। और ये अच्छा ही है कि नहीं जी सकते, क्योंकि प्रवाह आगे आगे ही होता है। अब देवप्रयाग से चली गंगा ऋषिकेश आके हरिद्वार होकर के और आगे कानपुर तो जा सकती है। अब उसको उल्टा हम बहाएं कि कानपुर की गंगा फिर से जो है ऋषिकेश होकर के हरिद्वार होकर के देवप्रयाग चली जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कंक्लूड करूंगा कह के कि हम जानकारी के लिए जा तो सकते हैं, लेकिन समय के पीछे जाकर के जी नहीं सकते। सर एक और प्रश्न है जी। समय और मन, ये विश्वास पांडे जी का प्रश्न है। समय और मन दोनों नियंत्रण से बाहर हैं। उत्तम गुरु प्राप्ति इनमें तालमेल बना सकती है, पर वर्तमान समय में गुरु को उत्तम शिष्य और शिष्य को उत्तम गुरु दोनों की ही प्राप्ति कठिन है। क्या इसे प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति पर छोड़ दें या कुछ अन्य प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, समय तो दिया हुआ है। जिस चीज पर हमारा नियंत्रण न हो उसे नियंत्रित करने का हम प्रयास न करें। जिस चीज पर नियंत्रण न हो उसके साथ संगति और उसके साथ एक सिम्फनी बिठाने का प्रयास करें। पहली बात, समय के मामले में मन नियंत्रण में नहीं है, तो मन नियंत्रण में नहीं है, इस पर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। समय को नियंत्रित तभी कर सकते हैं जब समय पे, जैसे हमने कहा था ना कि समय लिक्विड एसेट है। हम क्या कर सकते हैं, अगर कर्म का चुनाव किया तो समय पर थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। यहां भी समय पर बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। तो कर्म के चुनाव से समय की महत्ता को जानते हुए और समय को के प्रति श्रोधार्य होते हुए हम थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। और मन का जो कार्य है, जो जोड़ना, तो जब हम चले तो हमारा पैर चले और जब बैठे तो पैर हिलता हुआ ना रहे। जैसे अगर आप बैठे हुए हो कुर्सी पर पैर हिला रहे हो तो देखने वाला कहेगा कि नहीं, ठीक तरीका ये नहीं है। तो जब बैठे तो पैर को ना हिलाएं, जब चलें तो पैर को हिलाएं। उसी प्रकार जब जुड़ना चाहें तो मन को दौड़ाएं, जब नहीं जुड़ना चाहें मन को आराम करने दें। तो इस प्रकार से मन के प्रति भी हम जरा जागरूक हों तो मन की गति को भी रोक करके सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये तो बात हुई। लेकिन अंतिम जो आपका पक्ष है प्रश्न का, वो यद्यपि आज के टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय में समय और मन को ठीक से जानने के लिए गुरु शिष्य का संबंध, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सहज भाव में हो जाइए। हो सकता है गुरु आपको इस जीवन में मिले भी और न भी मिले। गुरु मिलने का अर्थ होता है कि किसी मनुष्य शरीर में एक गुरु का मिल जाना। मिल गए तो सहजता से मिलने दीजिए, पकड़ के मत कीजिए हमको एक शिष्य बनना ही है। मिल गए तो मिल गए, और नहीं भी मिले तो गुरु की कमी है क्या? भागवत महापुराण में 24 गुरु का वर्णन दत्तात्रेय जी ने कहा है। उन्होंने तो कुत्ता को भी गुरु मान लिया और कहा कि मैंने इससे कुछ सीखा है कि जागरूक रहता है सोते हुए भी, तो ये गुण मुझ में होना चाहिए। 8 साल की कन्या से भी सीख लिया गुरु दत्तात्रेय ने और कहा कि 8 साल की कन्या बिना किसी अहंग और दंभ के कर्म के प्रति लगनशील रही और वो जताना नहीं चाहती थी कि मैंने ये कार्य किया। हम अक्सर ये जताना चाहते हैं बहुत ज्यादा, 5 किलो काम करते हैं 10 किलो जताते हैं। अरे ठीक है, जताइए, जताने का जमाना भी है, लेकिन 5 किलो काम करिए तो 5 किलो जताइए। और दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने 8 साल की लड़की से ये सीखा कि काम तो उसने 5 किलो किया और 5 ग्राम भी नहीं जताया। बिना जताए हुए कर्म में तल्लीनता। इसलिए गुरु तो हर जगह उपलब्ध है। शिष्यत्व का भाव चाहिए और कोई जरूरी नहीं कि हाड़ मांस में मनुष्य रूप में ही गुरु मिले। मिल गए तो सोने पे सुहागा, नहीं भी मिले तो जहां दृष्टि फैलाइए वहीं गुरु हो जाए, वहीं गुरु मिल जाए। ऐसी दृष्टि पैदा करिए और गुरु आपके अंदर ही एक अपॉइंटेड हो जाएगा, परमानेंट गुरु। ये मेरा विचार है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर श्वेता आनंद जी का। मोस्टली लोगों को टाइम की वैल्यू तब पता चलती है जब उनका इम्पोर्टेंट टाइम निकल जाता है, तो हम उसकी वैल्यू टाइम से कैसे सीख सकते हैं? मैं बात कर सकता हूँ? तो हम उसकी वैल्यू टाइम से कैसे सीख सकते हैं? अब देखिए, कुछ चीजें तो सत्संग से ही सीखी जाती है। आज भी सत्संग ही हुआ। यदि आप सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो जो समय चलता है ना, चलता हुआ समय जब खोने लगता है या खोता रहता है तो हमें पता नहीं चलता। इसीलिए समय के बारे में जिन लोगों के आप्त वचन हैं, कुछ अच्छे वचन पढ़ना सुनना। काल को खंड एक पूरी चैप्टर है कबीर की, जिसको रामसुंदर दास जी ने चैप्टराइजेशन किया है। कबीर ने कोई चैप्टराइजेशन नहीं किया, तो कहते चले गए। तो इसी प्रकार से ये है कि आप कभी कभी रुक जाइए, यानी कि दिन में 5 मिनट रुक जाइए, सप्ताह में 1 घंटा रुक जाइए। रुक जाइए मतलब
आत्मचिंतन करिए और देखिए कि मेरी दिशा किधर जा रही है। स्टीफन कोवी ने जब लिखा कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, तो उसमें ये वर्णन आया है कि खाली सड़क मत बनाते रहिए, जरा देखिए सड़क की दिशा ठीक तो नहीं, ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है, अन्यथा सड़क तो तेजी से बन जाएगी लेकिन जहां पहुंचनी थी वहां नहीं पहुंचेगी। इसीलिए जागरूक रखिए, होशपूर्ण रहिए और यात्री की तरह आप चल रहे हैं, लेकिन हमेशा चलते ही मत रहिए। कभी 2-4 मिनट खड़े होकर देखिए, चारों तरफ देखिए, 360 डिग्री एंगल पर देखिए, हम कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे और कहां जा रहे हैं। जी धन्यवाद सर। प्रोफेसर धमीजा सर आपसे कुछ निवेदन करें, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, प्रोफेसर धमीजा साहब तो वहाँ के बहुत पुराने स्तंभ हैं, मैं उनको जानता हूँ, नाम जानता हूँ और कई वर्षों से वहाँ हैं। जी प्रणाम सर। सर प्लीज सर बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है मेरे? जी सर आ रही है सर, आप प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी सर प्रणाम सर। नमस्कार। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ डॉक्टर साहब। प्रणाम सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको साधुवाद, आपने गुरुकुल कॉमेडी के प्लेटफॉर्म से हिंदी में अपना कर दिया, बहुत पसंद है। और ये अच्छा लगा जान के कि आपने विभिन्न सोर्सेज का इस्तेमाल करके रामायण, महाभारत, वाल्मीकि और कबीर सब को एक साथ लाकर आपने समझाने की कोशिश की कि डिफरेंट डायमेंशन जो समय के हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, हम समय की वैल्यू समझते हैं सब, लेकिन समय की कदर नहीं करते, ऐसा क्यों है? हिंदुस्तान में समय की कदर बहुत कम लोग करते हैं। जी, समय की कद्र देखिए, सभी जानते हैं कि समय की अपनी वैल्यू है, समय की अपनी कीमत है, ऐसा क्यों है? तो इसका बस छोटा सा उत्तर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि समय की कद्र हम जानते हैं लेकिन कद्र करते नहीं। तो मेरा ये बड़ा नम्र निवेदन रहेगा इस प्रकार से कहने में कि समय की कद्र शायद हम जानते नहीं, कहीं रट लिया है। कबीर ने कहा, हमने कहा, किसी ने कहा, कहीं से कोई रट लिया, हमने कोटेशन बोल दिया, इंप्रेस कर दिया लोगों को। समय की कद्र जो जान जाएगा, जब जान ही जाएगा कि ये रास्ता विषपूर्ण है, जब जान जाएंगे कि इस ग्लास में जल नहीं विष है, तो हम पिएंगे नहीं। इसीलिए समय की कद्र जाना हुआ नहीं है, ये रटा हुआ है। इसलिए अगर यही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि यदि हम युवाओं को समय की कद्र सिखा सकें, कई दृष्टांतों से उनके साथ थोड़ा समय बिता करके, थोड़ी उनकी कलाई पकड़ करके, तो ये जानते ही फिर वो समय की कद्र करना शुरू कर देंगे। यही फर्क है तोता रटंत विद्या में, और यही फर्क है समझ में, यही फर्क है। देखिए, नोइंग डूइंग बिकमिंग, या लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, तो हमें बिकमिंग की तरफ जाना है, हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है। इतना होते ही सारा अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है। ऐसा सर मेरा नम्र विचार है। डॉक्टर साहब। सर बैनवर्ड साहब प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। डॉक्टर साहब। जी सर। हेलो। जी सर। हेलो, आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है सर, आपकी हमेशा की तरह। अच्छा, मैं डॉक्टर आगरा कॉलेज से बोल रहा हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लाका। मेरा बस एक ही उसमें जोड़ना है कि समय मूल्यवान ही नहीं होता है, समय स्वयं स्व स्पीकिंग भी होता है, वह सत्यवान भी होता है। समय मूल्यवान ही नहीं, सत्यवान भी होता है। हर आदमी को बताता है किस में मेरा सदुपयोग करना है, किस में सदुपयोग अगर नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। जीवन में जो कार्य करना है, विद्यार्थी काम पढ़ना, किसान का काम समय पे खेती करना है, संसद में बैठ के समय पे एक्ट पास करना है। जैसे आज का समय है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, किंतु हमारे श्रमिक पैदल चले जा रहे हैं, सरकार भी चूक कर दे रही, उसका भी समय था, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि नहीं, इनको घर पहुंचाइए। तो समय बलवान ही नहीं होता, समय सत्यवान भी होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही कहा सर आपने। समय सिर्फ कीमती नहीं होता, समय जो है सत्यवान होता है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, समय आईना दिखा देता है। बस एक 30 सेकंड में बात करना चाहूंगा। एक ज्योतिषाचार्य से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शनि की 7.5 ये सब। तो हमने कहा देखिए, शनि के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, वो कर्म के देवता हैं,
वो सूर्य के पुत्र हैं और 7.5 में 7.5 साल तक अगर वो चिताते रहते हैं, अहंकार को जरा गलाते रहते हैं, तो शनि का क्या दोष है? इसे हमें धन्यवाद देना चाहिए कि 7.5 में वो धो पोछ करके फिर से एक जैसे बच्चा होता है ना, शिशु, नहला धुला के तैयार कर देते हैं। आपने सही कहा, समय को भी दिखा देता है। और चलते चलते ये 7.5 जैसे शब्दों से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 7.5 में शनि जो है वो थोड़ा छद्म शत्रु रूप में गहरे मित्रता के साथ आपको नहला रहे हैं। और जब खुजली वाले शरीर को नहलाया जाता है, हम लोग को बचपन में याद है, खुजली कभी कभी बचपन में हो जाती थी, अब तो नहीं होती, तो उसमें इसके बियोर लगा के बाप को नहला देते थे, बाप रे जलता था। तो वही 7.5 जलाता है। हर समय को स्वीकार करिए। नानक ने कहा है अपने जपजी साहब में कि जो तुधु भावै ताई भलीकार, तू सदा सलामति निरंकार, कि तुझे जो भला लगता हो उसी मेरी भलाई है, क्योंकि तू निरंकार है, तू मेरे बारे में ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है। इसलिए कभी भी दिए गए किसी भी समय को हम कभी भी उसकी भर्त्सना न करें। और यहां तक कि गीता में कह दिया कृष्ण ने कि जब कभी मृत्यु आसपास तुम्हें दिखाई देती है अपने जीवन में, तो समझो कि उसके रूप में मैं ही आया हूं, अहं मृत्यु। तो क्या कहा जाए, किसी भी कभी भी समय को कभी भी भला बुरा मत कहिएगा, जैसा समय स्वीकार, लेकिन आगे का रास्ता देखने के लिए तैयार होना चाहिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने इतना समय आज हमें दिया सर, और आपकी ज्ञान गंगा से सर हम बहुत ही अनुग्रहित हुए। और मेरे ख्याल से सभी श्रोता जो है बहुत ही ये सुनकर बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं आज हम लोग कि आपकी इतने ज्ञान भंडार से हम थोड़ा सा तुच्छ सा समय जो है हम आपसे जो है ले पाए। और आशा करूंगा कि आगे भी हम आपसे जो है समय ले पाएंगे। मेरे भी प्रश्न थे, परंतु अभी समय जो है कम है, तो मैं इस पर जो है ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा, आपके समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा। अब मैं आगे करूँगा प्रोफेसर बिंदु अरोड़ा मैम से कि वो हमारे आज के व्हाट्सएप प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी को धन्यवाद प्रस्ताव में कुछ प्रस्तुत करें। प्रोफेसर बिंदु अरोड़ा मैम। बिंदु अरोड़ा मैम, आप हैं वहाँ पे? शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। प्रोफेसर पूनम बेनोली मैम। हेलो, यस, हाँ जी। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप धन्यवाद प्रस्ताव, एक छोटा सा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सबसे तो पहले पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप हमारे बीच आए और आपने इतना अच्छा सा आपका ये संस्मरण हम हमेशा याद रखेंगे। और आपने बहुत सही कहा कि समय बड़ा बलवान है। ये हमारे इसमें हम जब तक हम उसको अपने आप में ये नहीं करेंगे, रिस्क नहीं जाएगा हमारे पूरे तन मन में, पूरा ये जो वो है समय का जो सदुपयोगता जो है, कि हम जब तक अपने पूरे तन और मन में ये रीस न दें, तब तक ये बात आपने सही कही कि नॉट नेसेसरी कि आपने सब कुछ सही करा आपको सफलता मिलेगी, बट इस बात की ना चिंता करते हुए ये हम अगर एक आदत बना दें, छोटी छोटी चीजों से शुरू करके अगर हम ये आदत बना दें, तो ये हमारे अंदर रिस जाएगा। अब आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये एक छोटी सी चीज जो हम सब जानते हैं बट हम कभी उस चीज को अनुग्रहित नहीं करते हैं। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मीर जी से कहती हूँ कि वो आगे का संचालन करेंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत साधुवाद सर आपको। और मेरा प्रश्न जो है ज्योतिष और समय से रिलेटेड था, पर आशा करूंगा कि आगे आपके साथ जो है कनेक्शन बना रहे। और सभी श्रोताओं की तरफ से भी मैं धन्यवाद, और अपने एफएमएस और डीएमएस परिवार की तरफ से भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आप आए यहाँ पर, आपने ऑनलाइन जो है हमें सेशन में समय दिया सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। डॉक्टर साहब शुभकामनाएं। प्रणाम मेरे तरफ से भी। जी सर।